तो मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस कॉलेज का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और यूजुअली मेरे फादर ये कहते हैं कि साहब आप कर्ज़ उतार सकते हो, आप एहसान कैसे उतारोगे? तो मैं तो इस कॉलेज का एहसान कभी नहीं उतार सकता। इस कॉलेज ने मुझे न सिर्फ़ 3 साल ऑलमोस्ट मुफ़्त पढ़ाया, इस कॉलेज ने मुझे अंग्रेज़ी सिखाई ढंग से। इस कॉलेज ने मुझे ये बताया कि बेटा अगर किसी रईस के यहाँ कभी वाइन खुल रही हो, तो तेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तू पहचान जाएगा। तो मैं बोर्डो बरगंडी में फ़र्क पता लग गया, तो कोई शैम्पेन खोलनी आ गई। मुझे अगर आप किसी 5 सितारा होटल में ले जाएँगे, तो मैं कम से कम शर्माऊँगा नहीं। साथ ही इस कॉलेज ने मुझे सिखाया कि ज़मीन कैसे साफ़ करनी है, डब्ल्यूसी कैसे साफ़ करना है, बर्तन कैसे धोने हैं, भूखा कैसे नहीं मरना। एंड देयर इज़ नो अदर एजुकेशन इन द वर्ल्ड which can deliver this to any 17-year-old kid in 3 years. So give yourself a big round of applause for being in a institution which is not just going to give you skills to be able to go and work for an industry, it gives you life skills. मैं आज क्या करने वाला हूँ? मैं आज आपको ये बताने नहीं आया कि स्टोरी टेलिंग कितनी ज़रूरी है या स्टोरी टेलिंग का मैं आपको कुछ कोर्स दूंगा। आज मैं आपको कुछ अपनी कहानियाँ सुनाने आया हूँ और मेरे पास करीबन 20-25 मिनट हैं जिसमें मैं आपको कुछ अपनी लिखी थी नज़में सुनाऊंगा। मेरे गुरु शायर साहब हैं। आप में से कितने लोग थोड़ी बहुत शायरी पसंद करते हैं या चलो शुक्र है इश्क बचा हुआ है ज़िंदगी में। जो शायरी पसंद नहीं करता बेटा तुमको तो कुछ नहीं मिलने वाला मिलने वाली। शायरी हेल्प्स यू गेट द राइट काइंड ऑफ पीपल है। एनीवे मेरे जो गुरु शायर साहब है उस्ताद साहब है उनका नाम है अंबर खरबंदा। और खरबंदा साहब एक बहुत कमाल की चीज़ कहते हैं। खरबंदा साहब कहते हैं मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। वाह क्या प्यारी ऑडियंस हो यार। तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो बात करनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन किस किस्म की बात करनी ज़रूरी है। मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तो वैसा निकल आता। तो बात करनी ज़रूरी है, लेकिन ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट, सीधी, बगैर मुखौटे पहनी बात करनी और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग वैसे भी तुमको पहचान जाएंगे। हमें ही ऐसा लगता है कि हम दुनिया का बेवकूफ़ बना सकते हैं, सब समझदार है। तो मैं आज अपने इसका सिलसिला शुरू करता हूँ। आई राइट व्हाट इज़ कॉल्ड इन उर्दू शायरी अ फॉर्मेट कॉल्ड नज़्म। सुना है आपने कभी ये लफ्ज़? लेकिन मैं बहुत अच्छी नहीं लिखता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखने की तो कोशिश नज़्म करता हूँ। मेरी पहली नज़्म लखनऊ में एक मोहतरमा है, उन्होंने फ़ेसबुक पे देखी। उन्होंने मुझे स्पेशली, उस समय फ़ेसबुक का ज़माना था 10 साल पहले, उन्होंने मुझे लिखा कि साहब ये नज़्म नहीं है, आपने इसको नज़्म कैसे कह दिया? मैंने कहा तो जी क्या बोलूँ इसको, कविता नहीं उसका एक तरीका होता है, इसको शेर बोलूँ? कहते हैं खबरदार, शेर तो बहुत ही मतलब फॉर्मेट होता है ये। तो मैंने इसी में इसको बोलूँ क्या? कहते जी आप ना अपने काम को बोला करो कि मैं आइटम लिखता हूँ। तो मतलब मैं इतना छोटा भी नहीं था, मेरी दाढ़ी ऑलरेडी सफ़ेद होनी शुरू हो गई थी। तो मैं तब से डर के मारे लिखता तो नज़्म हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जी मैंने नज़्म नुमा आइटम लिखी है। तो आज तक मैं नज़्म नुमा आइटम लिखता हूँ। तो मैं आपको कोई 3-4 नज़्म नुमा आइटम सुनाऊँगा अपने यहाँ के बारे में, जो चीज़ मैंने आईएचएम पूसा से सीख के बाद में लिखी हैं उसके बारे में, ठीक है? तो लेकिन इस हर महफ़िल का एक उसूल होता है, और उसूल ये है कि मैं अगर बोलूँ मुलाहिज़ा फ़रमाइए, तो आप कहेंगे इरशाद। इज़ दैट ओके? ओके लेट्स ट्राई वन टाइम। मुलाहिज़ा फ़रमाइए। वाह! वाह! तुम सबको अडॉप्ट कर लूँ? मेरे पास 6 लोन हैं, मैं मरूंगा तो 3 तुम्हारे। मेरी बेटी मुझे कहती है कि पिताजी तुम्हारी जायदाद में सिर्फ लोन ही लोन मिलेंगे। ओके, तो हर नज़्म नुमा आइटम सुनाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा संदर्भ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा कि मैंने लिखी क्यों थी, तो तुम्हें और मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ को लिखने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है विच मेक सेंस इज कॉल्ड अ लफ्ज़, अ वर्ड। आप खाली लेटर्स
आउट ऑफ द अल्फ़ाबेट से कुछ बना नहीं सकते, वो टुकड़े ज़रूर हैं, लेकिन एक बेसिक टुकड़ा जिसका कुछ मानी होता है, मतलब होता है, उसको हम लफ्ज़ बोलते हैं, वर्ड। सरदार जी हमारे दोस्त, तो सरदार जैसे सुनोगे कुछ होगा हमारे दोस्त, लेकिन मगर खाली बोलूँ द, नहीं है ना, स। सो लफ्ज़ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं, अभी नहीं बोलना यार, ये ना मेरे साथ वो कर, हम टीचर्स के साथ करते हैं, भाई मैं अच्छा वाला आदमी हूं, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, खत्म तो करने दो। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं रिस्क बढ़ सा जाता है। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं रिस्क बढ़ सा जाता है, बंदा मुंह बाद में खोलता है, पकड़ा पहले जाता। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं इजहार इश्क होता है। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं इजहार इश्क होता है, और क्या करें, इजहार भी ज़रूरी है, इसमें भी इनहेरेंट रिस्क होता है। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं कहीं पे जंग रुकती है। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं कहीं पे जंग रुकती है, वो जिनमें बैर था उनकी लचकती डाल झुकती है। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं जवां रहती है यारी भी। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं जवां रहती है यारी भी, कांधों पे इन्हीं के चलती है ये दुनियादारी भी। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं समझ में आ ही जाता है, वो जो नाराज़ थे अब तक उन्हें पैगाम जाता है। ख्याल जब लफ्ज़ बनते हैं तो लंबी बातें होती हैं, खुदी के साथ खुद की ज़रूरी मुलाकातें होती हैं। जहाँ देखो हर एक रिश्ता इन लफ्ज़ों ने बनाया है। जहाँ देखो हर एक रिश्ता इन लफ्ज़ों ने बनाया है। जिधर तक है नज़र जाती बस लफ्ज़ों का ही साया है। तो क्या हम मान लें दुनिया ये लफ्ज़ों पे ही चलती है? तो क्या हम मान लें दुनिया ये लफ्ज़ों पे ही चलती है, या इसके पास लफ्ज़ों के सिवा भी कोई चारा है? तो क्या हम मान लें दुनिया ये लफ्ज़ों पे ही चलती है, या इसके पास लफ्ज़ों के सिवा भी कोई चारा है? लफ्ज़ों को अगर हम मार दें, मिटा दें दुनिया से, लफ्ज़ों को अगर हम मार दें, मिटा दें दुनिया से, ये लफ्ज़ों की मौत क्या दुनिया को गवारा है? क्या इसके पास लफ्ज़ों के सिवा भी कोई चारा है? जहां दम तोड़ते हैं लफ्ज़, जिस भी कम्युनिटी में बातचीत बंद हो जाती है, अच्छी कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, जहां दम तोड़ते हैं लफ्ज़, जहां हड़ताल पे हैं ये, वहां दुनिया का भी क्या हो, वहां बुरे हाल में है ये। लफ्ज़ों को बचाने का यार एक प्लान बनाते हैं, लफ्ज़ों को बचाने का यार प्लान बनाते हैं, लफ्ज़ों को दवा देते हैं, 2 बोतल खून चढ़ाते हैं। सुना है लफ्ज़ों को लफ्ज़ ही बचाएंगे, सुना है कि लफ्ज़ों को लफ्ज़ ही बचाएंगे, शायद ये सच निकले। आइए आजमाते हैं, लफ्ज़ों को जहाँ भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है आगे बढ़ाते हैं, इज्जत से आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया। तो थैंक यू। A lot of you, whether you like it or not, will have to master words to be able to do good in any place. And I hope कि जब आप यहाँ से पास आउट होंगे तो तुम चाहो ना चाहो तुम्हें मैनेजमेंट में जाना ही पड़ेगा। शुरू में जाके ही तो मतलब ट्रेनी जाओगे ना, 2 साल बाद तुमको पकड़ा दिया जाएंगे 3-4 लड़के लड़कियाँ, और तुम चाहो ना चाहो, तैयार हो ना हो, वो लड़के लड़कियों को तुमको प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा, उनसे काम भी करवाना पड़ेगा, उनको मोटिवेटेड भी रखना पड़ेगा, उनकी उम्मीदें भी पूरी करनी पड़ेंगी, और इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तुमको ये 2 घंटे में तो नहीं सिखा सकता तुम क्या करो, लेकिन अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि मैं आईने में खुद को देख के ये पहले डिसाइड करूँगा कि मुझे कितनी अच्छी कम्युनिकेशन आती है, और फिर लगातार अपने लफ्ज़ों पे गौर करके, आइए मैम, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ यू हैवंट लर्नड हाउ टू टॉक टू अदर ह्यूमंस। और बाय द वे, ऐसा नहीं है कि खाली लफ्ज़ काम आएंगे, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें कैसी हैं, मैं हाथ कैसे हिलाता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी कितनी है। मैं इस समय मिसाल के तौर पे एक सरकारी महकमे का बहुत उच्च अधिकारी हूँ, और मैं आपके पास आके बताता हूँ कि मैं कितना उच्च अधिकारी हूँ, और उस टोन में बात करता हूँ जिससे तुम्हें पता लगता है कि मैं उच्च अधिकारी। तो तुम मेरे बारे में जो सोचोगे, तुम्हें लगता है मुझे नहीं मालूम? अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह न दे रहा हूँ और तुम्हारा अप्रेजल न कर रहा हूँ, तो तुम मुझे किस चीज़ की इज्जत दोगे? तो तुम्हारी टोन, तुम्हारी शक्ल, तुमने किस तरह किसको महसूस कराया, ये तो फाइनली कम्युनिकेशन है। और आज का टॉपिक है व्हाट्स स्टोरी टेलिंग गॉट टू डू विद मैनेजमेंट, और इसका जवाब है
एवरीथिंग। अब आप ये करते रहना, जहां कोई ताली ना बजा रहा हो आप बजा देना, सबको मजबूरन बजानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं हल्के से ऐसे करूंगा, आप ताली बजाना, ठीक है। एक बार ट्राई करें। और आज का टॉपिक है व्हाट स्टोरी टेलिंग गॉट टू डू विद मैनेजमेंट। यार मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। अगली नज़्म-नुमा आइटम मुलाहिज़ा फरमाइए। और दिस कम्स आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस कॉलेज। यहाँ पे एक बड़े मेरे पसंदीदा टीचर थे, उनका नाम था मनोज कुमार। अभी उनकी इंतकाल हुआ 3-4 साल पहले। शेफ़ मनोज कुमार कॉलेज के वार्डन थे, और मैं उस समय पीता था सिगरेट, नेवी कट। पैसे मेरे पास होते नहीं थे, और मनोज कुमार जी को पता था कि लड़का अच्छा है, सिगरेट भी पीता है, इसके पास पैसे भी नहीं है। तो वो बेचारे क्या करते थे, राउंड लेने आते थे हॉस्टल का, और मेरे पास आके मेरे टेबल पे 2 सिगरेट छोड़ जाते थे। इमेजिन। अब मैं उनका एहसान कैसे उतारूं? उन्होंने तो मेरे फेफड़े खराब किए। एनीवे, वन ऑफ द थिंग्स मनोज कुमार साहब यूज्ड टू से, शेफ मनोज कुमार, इज्जत देनी चाहिए। मेरे सेकंड में, थर्ड ईयर में दोनों बार वो मेरे टीचर थे, प्लस हॉस्टल के वार्डन थे। तो मैं एक बार, जैसे लौंडों लड़कों के साथ होता है, मैं गया, थर्ड ईयर का मेरा एग्ज़ाम मैंने पेश किया, जो मैंने बनाया था, जो भी बनाया था। तो मुझे कहते हैं, ये इस पे नंबर तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू शेफ़ नहीं बन पाएगा। मैंने कहा जी क्या क्या डालूँ इसमें, क्या कमी रह गई? कहता है तूने इसमें ना प्यार नहीं डाला। मैंने कहा जी प्यार कैसे डालते हैं? उन्होंने तो मेन्यू में कहीं लिखा नहीं कि 10 ग्राम प्यार भी डालो। हमने कहा ये है ना ऐसी सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, में तो ऐसा बना के लिया है, ये प्यार का है। तो anyway, that thing remained in me, and one of the things he continued to tell everyone in class is, think about who you're cooking for, think about the person you're serving, think about who's walking in. जब कोई आता है तो उसको इस तरह देखो, सर्व ऐसे करो, you know. So we think कि हम 4 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, but finally we are in the business of humans. We are in the business of serving, we are in the business of welcoming, we are in the business of making sure that people have a great experience. और हम क्या करते हैं पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, है ना? रिश्तों के ऊपर बात करते हैं। एंड दिस नज़्म इज कॉल्ड धीमी आंच पे पकते रिश्ते। मुलाहिज़ा फरमाइए कि धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। रिश्ता जब ये पक जाता है, स्वाद अलग सा देता है। यही सोचकर इन हाथों से पहरों पहर चलाया है। धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। और लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे। एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। जितना सिका है एक तरफ से, अच्छा रिश्ता तब तक है जब पलटा जाए उतना ही वक्त लगाना पड़ता है। एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। और रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है। कितने लोग हैं जो शेफ बनना चाह रहे हैं? और रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। कैसे ये पकना चाहता है खुद ही ये बतलाता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। कैसे ये पकना चाहता है खुद ही ये बतलाता है। कब इसमें क्या डलना है, कब हिलना है, कब रुकना है, कब किसको दम देना है, ऐसे हालात ये करता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। और ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। जब हम पकाते हटाते नहीं रहते ऊपर से शेफ को क्या है। ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। इसको बस हटाते रहिए, इसको बस हटाते रहिए, ज्यादा देर न रहने दे, वरना स्वादी रिश्ते में ये बेस्वादी सी जोड़ेगी। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। और अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज, अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज। ये रिश्ते की खूबी है, रिश्ता बढ़ता ही रहता है। बस आंच जली हो, बस आंच जली हो, हाथ रुके ना। धीरे धीरे पकने से रिश्ते के बर्तन में जितना था बढ़ता ही रहता। थैंक यू।
मैंने ट्रेनिंग की थी 93 लेट वाला सेकंड वाला जो बैच होता है, ताज पैलेस एंड सम इन उस समय हॉलीडे इन था 12 कमर, और उसका नाम शायद ललित हो गया है। और मुझे याद है कि ललित में जब मैं पहुंचा तो आई थिंक अक्टूबर से शुरू होता है, उस समय ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो हम काला वो टाई वो जो भी था मैं वहाँ लगा के पहुंचा, और मुझे वहाँ के चौकीदार ने लिटरली, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट काफ़ी झाड़ा, और मैं भूल नहीं पाया वो बहुत सालों तक। About 25 years after I had passed out, 22 years after I had joined this college, I was staying on the 22nd floor of that same hotel. We had booked the entire floor. And I was looking down on the road. ये नज़्म उस पे है, मुलाज़ा फरमाइए। ओके, कनॉट प्लेस के 5 सितारा होटल की 22वीं मंजिल से देखो दुनिया कितनी कमाल है। छोटी छोटी गाड़ियां, दूर तक नीचे से आती रोशनी, कितने ऊंचे उठ गए हैं हम, यहाँ से ज़िंदगी कितनी बेमिसाल है, देखो दुनिया कितनी कमाल है। इसी होटल के सामने जब पहली बार नौकरी करने बस से उतरे थे, दरबार ने सीटी बजा के कहा था, बाएं खड़े हो जाओ कमबख्त, गेस्ट आने वाले। गाड़ी देखते ही भाग के जाना, दरवाज़ा खोलना, अदब दिखाना, पसंद आ गए तो साहब अंदर बुला लेंगे, चेहरा भी पसंद आया तो 100 का नोट देंगे। मेहनत से मत डरना, ईमानदारी से ड्यूटी निभाना, गेस्ट कैसा भी हो सर झुकाना, अंदर से मूड कोई भी हो हमेशा मुस्कुराना, सबसे पहले ड्यूटी पे पहुंचना, सबके बाद जाना, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पास रखना, मुझे मत बताना, या किसी को फुर्सत नहीं है बेटा, मुझे मत बताना। 100 इकट्ठे करते रहो बेटा, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख बनते हैं। इसी तरह तुम्हारे जैसे लौंडे बेबाक बनते हैं, चालाक बनते हैं। अरे सोच क्या रहे हो, क्यों, क्या ख्याल है, देखो दुनिया कितनी कमाल है, यहां से देखो जिंदगी कितनी बेमिसाल है। दरबान की, थैंक यू, दरबान की पहले दिन की सीख का ऐसा गुलाल लगा, हर मंजिल चढ़ने में मुझे पूरा 1 साल लगा। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, घुटने, कमर, पाँव, एड़ियाँ हवा के साथ, हवा की तेज़ी समझने में अपना भी बुरा हाल लगा। हर एक मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ने में पूरा 1 साल लगा। 22वीं मंजिल से जब भी लेकिन नीचे उतरता हूँ वही दरबान याद आता है। साहब, दरवाज़ा, भाग के जाना, सब आंखों के सामने दौड़ जाता है, सब याद आता है। इसलिए हर रोज़ सुबह, इसलिए हर रोज़ सुबह 20वीं 22वीं मंजिल से नीचे उतर कर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आता हूँ, गर्दन टेढ़ी करके ऊपर की तरफ देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, ज़मीन और 22वीं मंजिल के बीच के सफ़र का शुक्र मनाता। दरबान आज भी वही है, उसकी अब हल्की सी झुकी हुई पीठ थपथपाता, 100 का नोट देता हूँ, और खुद को 22 साल पहले के एहसान के नीचे से थोड़ा बाहर लाता हूँ। गर्दन टेढ़ी करके ऊपर की तरफ देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, ज़मीन और 22वीं मंजिल के बीच के सफ़र का शुक्र मनाता हूँ। A lot of times, and sorry about my, this is bringing emotions that I didn't realize I had. मेरे को लगा 31 साल बाद कॉलेज आया हूँ। To be sitting here and talking to third year students is such a huge privilege. I can never buy this. So thank you, Kaul Bhai, for having me back. And I'm telling you, यहाँ से निकल के जब तुम इतने ही सालों बाद, I mean, some of you are younger than my coming back. I passed out in 95. When were you on an average born? Around 2001, 2002? 4, 5. चलो जो हुआ सो हुआ।
So let's first give Vaishya Poosa a big round of applause for. And you will see that Gary जो यहाँ से निकल के फौज में गया, thank you for your service sir. There is Chef Sunil here, who was my 1 year senior. Gary was 1 year junior. Shivani is my batchmate. I met Lohani साहब today. आप भी मुझे अच्छे लग रहे हैं. दोस्ती बनी रहे. वो मजाक था. मेरी आखिरी पेशकश आज की जो मैं आपके पास छोड़ के जाना चाहता हूँ. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्मार्ट हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो. मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ. अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको नौकरी या प्लेसमेंट तो किसी तरह मिल जाएगा, लेकिन उसके अगले दिन से सिर्फ आपकी मेहनत, सिर्फ आपका काम आएगा. अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि आखिरी दिन पढ़ता है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ कॉलेज तक चलता है. आपको बाहर जाके तो अल्टीमेटली बॉस रोज़ सुबह उठ के मशक्क़त करनी पड़ेगी और वही काम आएगा. और ये आपका हर आपसे बड़ा कहेगा और आपको नहीं समझ में आएगा. तो पहले खाओ जूते, है ना, उसके बाद धीरे धीरे. बट इफ़ यू कैन टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस एंटायर लेक्चर, वन, focus on how you treat people, focus on your relationships, make sure that you invest in relationships, make sure that you work hard. When you leave this college, you know, we can only give you skills which are, well, part theory, part exposure. Go and be loyal to people that you work with. Go and serve people. People who serve other people automatically rise. Whether it is somebody that is working for you, whether, you know, somebody who's given you a job, make sure that you deliver more value than, you know, you're getting paid for. That's the only way to rise. And who knows, in 25, 30 years, when you come back here, you might be addressing another set of students और तुम भी उनसे पूछोगे, हाँ भाई कौन से साल में पैदा हुए? You know? Okay, ज्ञान बहुत हो गया. गालियाँ देंगे बाद में, घर जाके डार्ट प्रैक्टिस करेंगे मेरी फ़ोटो लगा के. वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, आंखें खुली हो या बंद हो, साफ साफ दिखाई देता है. वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, आंखें खुली हो या बंद हो, साफ साफ दिखाई देता है. वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है, वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है, उछलता है, झटपटाता है, बार बार एक ही राग दोहराता है, जिसको तुमने पैदा किया, जिसको तुमने पैदा किया, शक्ल दी, आंखें दी, नाम दिया. वो जिसे तुमने कभी दुनिया से छुपाया, कभी नज़रअंदाज किया, कभी बुलाया, जगाया, सुलाया, दिल के कोने कोने में बसाया, सबकी नज़रों से बचकर सहलाया, ख़त्म होने से बचाया. वो ख्वाब है तुम्हारा. वो ख्वाब है तुम्हारा. इस ख्वाब को कहाँ तक लेके जाओगे? इस ख्वाब को कहाँ तक लेके जाओगे? कैसे पालोगे? क्या दिखलाओगे? किसको साथ लोगे? किसको साथ रखोगे? किसको छोड़ जाओगे? इस ख्वाब के लिए क्या क्या करोगे? कहाँ तक जाओगे? इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है. इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है. ये बड़ा हो गया ना, तो अपनी हथेली पे तुम्हें उठाएगा. ये ख्वाब है, ये बड़े कमाल की चीज़ है. जितना तुम निभाओगे, ये ख्वाब कहीं ज़्यादा निभाएगा. तो ख्वाबों की आवाज़ सुनो, ख्वाबों की आवाज़ सुनो. ये कहते हैं चलते रहना. ख्वाबों की आवाज़ सुनो, ये कहते हैं चलते रहना. चाहे जितनी भी आग मिले, अब जो भी हो जलते रहना. टेढ़ी मेढ़ी इन राहों पर चाहे कुछ हो, ढलते रहना, बदलते रहना. इन हाथों की लकीरों को सच होने तक मलते रहना. ख्वाबों की आवाज़ सुनो, ये कहते हैं चलते रह.